नमस्कार, प्रिया सिंह वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बेटे बहू ने बूढ़ी माँ को वृद्ध आश्रम भेजा, फिर माँ ने जो किया उससे बेटे बहू के होश उड़ गए। निर्मला जी रसोई में खाना बना रही थीं, तभी बेटा रजत आके माँ से बोला, माँ मेरे ऑफिस के कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? निर्मला जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो आप यह खांसी करना बंद कीजिए, पूरे घर में खांसती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता कि मुंह पर हाथ रखकर खांसी करनी चाहिए, अच्छा लगता है क्या? रजत गुस्से से चिल्लाया तो उसकी पत्नी अनुष्का को तो मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही बात तो मैं इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ। घर में बच्चे भी हैं और खुले मुंह खांसी करती रहती हैं। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख लें। बेटा, कितनी बार तो तुम्हें कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे दे दो दवाई लाने के लिए। ठीक है माँ, आज अनुष्का तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी, रजत ने कहा। तो अनुष्का इसके विरोध में बोली, अरे कुछ नहीं है माँ जी को यह खांसी केवल उनकी चटोरी जुबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसती रहती हैं दिन भर। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगी तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। रजत ने अपनी पत्नी अनुष्का की बात पर सहमति जताई और उससे कहा, दोपहर को मेरा एक ज़रूरी लेटर घर पर आने वाला है, वह लेकर रख लेना। रात का खाना तुम ही बना देना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त ऑफिस से आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाना। इस पर अनुष्का बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किटी पार्टी भी है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे एक दिन के लिए अपनी किटी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रखना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर रजत तो अपने ऑफिस के लिए निकल गया, लेकिन अनुष्का की त्योरियाँ चढ़ गईं। पति के ऑफिस जाने के बाद वह अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। मैं सब जानती हूँ आपको, और कुछ काम तो है नहीं तो यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर पड़ी ही रहती हैं, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती हैं। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुनकर निर्मला जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा और अपने कमरे में चली गईं। गुस्से में अनुष्का ने जैसे तैसे डिनर तो बना दिया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए तो जूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा रहा। अगले दिन सुबह जब निर्मला जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने के लिए तैयार खड़े थे। अपनी सास को देखते ही अनुष्का बोली, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांज कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख लेना, हम लोग देर से आएंगे। रजत ने भी अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे यह निर्मला जी को भी नहीं पता था, ना तो वह पूछने की हिम्मत कर सकती थीं और ना ही बेटे बहू कभी बताते थे। निर्मला जी ने रसोई में जाकर देखा तो जूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते, निर्मला जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी थी। माँ की बिगड़ती हालत को देखते हुए एक दिन रजत उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करने के बाद पता चला कि लगातार खांसी रहने की वजह से उन्हें टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। निर्मला जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक तो उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन फिर ज़्यादा खर्च के डर से रजत दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। अब उनकी हालत फिर से बिगड़ने लगी थी। अभी 5 साल पहले ही निर्मला जी बड़ी खुशी से अनुष्का को अपने घर की बहू बनाकर लाई थीं, पर अनुष्का ने तो आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वह अपनी मनमानी करने लगी और रजत को भी अपने माया जाल में फंसा लिया। रजत पहले से ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता था, रही सही कसर अनुष्का ने पूरी कर दी। अनुष्का पूरे घर को अपने अनुसार ही चलाती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। वहीं निर्मला जी की स्थिति घर में रखा पुराना सामान जैसी ही थी।
जब बेटा ही उसकी कदर नहीं करता था तो बहू क्या करेगी। रजत अनुष्का के सामने ही निर्मला जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण अनुष्का और सिर पर चढ़ गई थी। अनुष्का के आने से पहले निर्मला जी ने बाई लगाई हुई थी, जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाती थी, पर अनुष्का ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई हटवा दी, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली को पैसे देने ही बेकार हैं। घर में सासू माँ बैठी ही तो रहती हैं, वह घर का काम कर लेंगी। रात को दोनों देर से आए और खाना खाने बैठे तो रजत चिल्लाकर बोला, यह क्या बना दिया है, सब्जी में मसाला बहुत कम है माँ। माँ, आपको खाना बनाना ढंग से नहीं आता है क्या? इससे अच्छा तो हम बाहर ही खाकर आ जाते। आखिर इतना पैसा कमा किस ले रहा हूँ, या फीका और बेस्वाद खाना खाने के लिए? रजत की तेज आवाज़ से निर्मला जी हिल गईं। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गईं और सुबकने लगीं। अनुष्का को क्या कहती, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों से क्या शिकायत करें। निर्मला जी की जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी रही थी। अपने मायके में 5 बहनों में सबसे बड़ी निर्मला को हमेशा ही अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी निर्मला अपने पीछे 4 बहनें और ले आई। सारी बहनों के जन्म पर दादी फूट फूट के रोईं। आखिर वंश तो बेटे से ही चलता है। 5 बहनों को देखकर उनकी दादी का मन कुलबुलाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से अपने घर चले जाएं और उन्हें इन सब के बोझ से मुक्ति मिल जाए। निर्मला पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसे की कमी के कारण निर्मला ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं कर पाई और माँ पिताजी ने उसके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज तो था नहीं, तो अपने से दुगनी उम्र के विदुर आदमी के साथ ब्याह कर दिया। निर्मला अब शादी के बाद पहली बार ससुराल आई तो देखा कि घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चलता है। सारा दिन घर के काम करने में ही निकल जाते थे। जेठानी भी निर्मला को अपने रोब तले दबाकर रखती थीं, फिर भी वह पूरी लगन के साथ काम में लगी रहती थी। निर्मला के पति को इन हालातों से कुछ खास लेना देना नहीं था। जो भी पैसा दुकान से लेकर आता था जुए में उड़ा देता था, लेकिन निर्मला को अपने ससुर जी का बहुत सहारा होता था। कुछ समय बाद निर्मला ने अपने बेटे रजत को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही निर्मला के ससुर भी चल बसे। रजत के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। निर्मला देवी तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। अब निर्मला एक एक पैसे के लिए दूसरों की मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान होकर जब निर्मला ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उसके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उसे बेटे रजत के साथ घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी तो थी नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर एक स्कूल में चपरासी बन गई। वहीं रहने को कमरा मिल गया और रजत को भी उसी स्कूल में भी भर्ती करवा दिया और उसकी आधी फीस भी माफ़ थी। अब निर्मला अपने बेटे का पालन करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वह ठीक था, पर उस पर बिगड़ैल पिता की छवि थी तो वह भी गुस्सा और गाली गलौज करता। निर्मला जी समझाती थी, पर वह किसी की कुछ नहीं सुनता था। कुछ सालों में रजत एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह पाने लगा। उसने अपनी पसंद की लड़की अनुष्का से शादी कर ली और 2 कमरों का घर ले लिया। निर्मला जी को वह अपने साथ तो रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता था, कभी उनका हाल नहीं पूछता था। निर्मला जी अब घर पर रहने लगी थी और घर संभालती थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल ही जाता था। अनुष्का के आने के बाद तो उनकी हालत और भी खराब हो गई। अब वह जाती भी तो कहाँ जाती, आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। सभी छोटी बहनों की शादियां हो गई थीं और वह अपने घर परिवार में सुखी थीं और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब निर्मला की तबीयत पहले से भी बेहतर होने लगी थी,
जितना हो पाता घर का काम कर लेती थी और यदि तबीयत ज़्यादा खराब लगती थी तो बिस्तर पर ही पड़ी रहती थीं। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू अनुष्का को बहुत खलता था। उसे लगता था कि उसकी सास केवल उसका खर्चा ही बढ़ा रही है। सोचने लगी, जितने की माँ की दवाई आती है उतने में तो मैं एक काम वाली बाई रख सकती हूँ। एक दिन खाना खाने के बाद बेटा बहू कमरे में गए तो अनुष्का ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है तो अब वह हमारे साथ हमारे घर में ही रहेगी। तुम अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दो। अब इतने से घर में हम सब तो नहीं रह सकते हैं। वैसे भी तुम्हारी माँ तो सारा दिन खांसती रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तुम ऐसा करो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ाओ। बेकार ही एक कमरा मेरा घेर रखा है, मेरी बहन उसी कमरे में रहेगी। इस पर रजत बोला कि हम माँ को वृद्ध आश्रम में कैसे छोड़ सकते हैं, फिर हमारी भी उनके लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस पर अनुष्का बोली, रजत अभी इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल होकर सोचो। माँ जी आए दिन बीमार रहती हैं, घर का काम भी नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्च कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सर से हटेगा तो मैं काम वाली बाई रख लूँगी। मुझसे घर का सारा काम नहीं किया जाता। हम लोगों को जितनी जिम्मेदारी बनती थी हमने कर दिया, अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता अब हमें उन पर और पैसा लगाना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठी हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी का सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ाओ। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ जी से बात करता हूँ। निर्मला देवी जी बाहर हॉल में बैठी हुई बेटी बहू की सारी बातें सुन रही थीं। यह बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी, मैं वृद्ध आश्रम चली जाऊं। मेरे बेटे का घर क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है कि मैं कमरा घेर कर बैठी हूँ। इतनी तकलीफ सहन करके बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, स्वयं को कांटों भरी राह पर चलते हुए भी अपने बेटे पर आँच न आने दी। बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सिर पर यह छत है तो केवल मेरी बदौलत। आज वही बेटा मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की सोच रहा है। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सोचने लगी कि मेरी त्याग और तपस्या का फल मिल रहा है मुझे। बेचारी निर्मला जी आखिर कोसती भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी ऐसी बात करने की। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन निर्मला जी की आंखों से नींद गई थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठी रहीं और आंखों से आंसू बहते रहे। सोचने लगी कि अगर कमरा खाली करवाना ही था तो इसके लिए मुझे वृद्ध आश्रम भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी। मैं तो हॉल में भी सो जाती, नहीं तो स्टोर रूम में ही रह लेती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे और फिर उन्हें खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी देने को बोलूं, फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा? अब बेटा अपना रहा ही कहाँ। अगले दिन जब रजत और अनुष्का सुबह उठे तो देखा कि माँ जी तो अभी उठी ही नहीं। सोचने लगे माँ उठे तो वृद्ध आश्रम भेजने की बात करें। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली तो रजत और अनुष्का ने माँ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गए। लेकिन यह क्या, माँ तो वहाँ थी ही नहीं। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। वे दोनों सोचने लगे, आखिर माँ हमें बिना बताए जा कहाँ सकती है। इतने में रजत की नज़र माँ जी के बिस्तर पर रखी एक चिट्ठी की तरफ गई। देखते ही रजत चिट्ठी की तरफ लपका और जल्दी से खोलकर उसे पढ़ने लगा। चिट्ठी में लिखा था, मेरे प्यारे बेटे रजत, हमेशा सुखी रहो। मेरे बेटा बहू मेरे बारे में क्या सोचते हैं यह जानने के बावजूद भी न जाने क्यों मेरे मन से तुम्हारे लिए दुआएं ही निकल रही हैं। मेरे अपने बेटे होते हुए भी तुम मुझसे इतने पराये कैसे हो गए? यह बात समझ पाना तो शायद इस जन्म में मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है। न जाने क्यों एक माँ वृद्धावस्था में पहुंचकर अपने ही बेटे और बहू पर बोझ बन जाती है।
तुम मेरे भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हो वह सब तो मैं रात को ही सुन लिया था, लेकिन मुझे मेरी आगे की ज़िंदगी कैसे बितानी है इस बात का फैसला मैं तुम लोगों को हरगिज़ नहीं करने दूंगी। मैं तेरी माँ हूँ, कोई निर्जीव सामान नहीं जो उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। मैं केवल बूढ़ी हुई हूँ, लेकिन लाचार बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ और आशा है कि मेरे जाने के साथ ही तुम्हारे सिर पर बड़ा बोझ भी खत्म हो जाएगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी अभागी माँ। पत्र पढ़कर 2 पल के लिए रजत की आंखों में आंसू आ गए। उसे पछतावा भी हुआ, परंतु केवल कुछ समय के लिए ही। थोड़ी देर बाद ही अनुष्का की बहन रूबी घर पहुंच गई और फिर से घर का माहौल ऐसा हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही न हो। रात तक रजत और अनुष्का माँ को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया था और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठहाके करने में मशगूल हो गए। निर्मला जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर ही घर से चली गईं। एक दिन पहले ही निर्मला जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उन पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाई खरीदी। उन्होंने मन ही मन सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। तुरंत अपने से छोटी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने पीहर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वहाँ रहता भी तो कौन। माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे थे और बहनों का कोई भाई था नहीं जो उस घर की रौनक को बरकरार रखता। निर्मला की बातों में परेशानी की झलक को भांपकर उसकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुलावा भेज दिया। निर्मला जी भी सीधी अपने गांव चली गईं। वहां गांव में अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हरी हो गई। घर बंद था तो निर्मला जी ने पड़ोस से चाबी ली और अपना घर खोला। आज उन्होंने भी खुलकर सांस ली। अगले ही दिन उनकी 5 बहनें उनसे मिलने वहां आ गईं। सब लोग इकट्ठे हुए तो शारदा जी ने सबके सामने अपने हालात बयां किए। बहनों ने कहा, आप हमारे घर आ जाएं, पर सबकी अपनी ससुराल थी तो किसी के यहाँ जाकर भी लंबे समय तक रहना संभव नहीं था। सभी ने एक मत से पिताजी का खेत निर्मला दीदी की उपहार में दे दिया ताकि वह अपना जीवन यापन कर सकें, और थोड़ी नगद राशि भी दी। निर्मला जी ने अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही यह वादा भी किया कि भविष्य में वह उनके पैसे वापस लौटा देंगी। चारों बहनों के लिए भी यह घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि उन्हें अपना मायका वापस मिल चुका था, जहां चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थीं। समय के साथ साथ निर्मला जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थीं। निर्मला जी को घर और खेत मिल गए। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, सो उन्होंने खेतों में मजदूर लगा दिए। मजदूरों ने उनके बताए गए तरीके से खेती की और फसलें लहराने लगीं। उनकी अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनें द्वारा दी गई नगद राशि भी लौटा दी। सभी बहनों में बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह सभी को तीज त्योहार पर अच्छे अच्छे उपहार भी देने लगीं। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाने लगीं। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था, इसलिए वह अपने जैसी अन्य विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगीं। उनकी समाज सेवा के गांव भर में चर्चे होने लगे। कई समाजसेवी संस्थाएं भी आगे जाकर उनका सहयोग करने लगीं। अब निर्मला भी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटे को याद करके उनकी आंखें नम हो जाया करती थीं, लेकिन उन्होंने स्वयं को कभी कमज़ोर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कियों के लिए एक विद्यालय खोल दिया था, जहां गांव की लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर रहना पड़े। वह नहीं चाहती थीं कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा उनके गांव की अन्य लड़कियों के साथ न हो। साथ साथ उन्होंने खुद को भी अपडेट किया। कंप्यूटर शिक्षा अर्जित करने की वर्षों पुरानी जो उनके मन में दबी हुई रह गई थी, उन्होंने उस इच्छा को भी पूरा कर लिया। केवल 2 वर्ष के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली निर्मला देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थीं। निर्मला जी की लोकप्रियता
गांव से होकर अब शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिशों से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने भी सम्मानित किया और सहयोग दिया। एक दिन जब रजत ने सुबह अखबार खोला तो अपनी माँ की फोटो और लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत बड़ा सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने अनुष्का को बताया। इस पर अनुष्का रजत को कहने लगी, हम उनके इकलौते बेटा बहू हैं। वह अपनी जमीन जायदाद हमें नहीं देंगी तो किसे देंगी? आखिर उन पर हक तो हमारा ही बनता है। जायदाद के लालच में दोनों गांव के लिए तुरंत रवाना हो गए। पहुंचे तो नौकर ने बताया कि निर्मला देवी जी किसी समारोह का उद्घाटन करने के लिए बाहर गई हैं। थोड़ी देर में आती ही होंगी। रजत और अनुष्का घर के बाहर निकलकर खेतों में निहारने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहलहा रही थीं। दोनों देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। सोच विचार में डूबे रजत के विचारों को एकाएक विराम लग गया। जैसे ही कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज़ आई, पीछे मुड़कर देखा तो रजत और अनुष्का की हैरानी का ठिकाना न रहा। उनकी माँ निर्मला देवी स्कूटर चलाकर घर लौट रही थीं। अनुष्का भी देखकर हैरान थी कि वह बेचारी सी निर्मला देवी कभी अपनी दवा के लिए भी उनके सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज सम्मानित महिला कैसे बन गईं? उनके चेहरे से आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अपने बेटे को देखकर एक बार तो निर्मला जी के मन में ममता जाग उठी थी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूती से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम लोग? माँ, हम तुम्हें घर वापस ले जाने के लिए आए हैं। हमें अपने किए का बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में अपने परिवार के लोगों के साथ रहोगी। अपनी खेती तुम मेरे हवाले कर दो, यह जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। मेरे होते हुए मेरी माँ इतना काम करे, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। रजत का साथ देने के लिए अनुष्का भी बोली, हाँ माँ जी, अब आपके बेटा बहू आ गए हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। निर्मला जी जो अपने बेटे और बहू को अच्छी तरीके से जानती थीं, उनके लालच को तुरंत पहचान गईं। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद थी। जो अपनी सगी माँ को घर से निकालकर बेसहारा कर सकते हैं, वह इन असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्यों सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? बेटा, तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वे लोग ही हकीकत में मेरे अपने हैं। और हाँ, अब मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ, अपने बेटे और बहू पर बोझ नहीं हूँ। अपनी इस ज़िंदगी में मैं बेहद खुश हूँ। सच कहूँ तो मुझे ज़िंदगी का मतलब ही उस घर से निकलने के बाद समझ आया। अब तो मुझे यह सम्मान भरी ज़िंदगी रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज़ नहीं रहना चाहती। यह सब लोग ही मेरा परिवार हैं। मेरे जीते जी तो क्या मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में से तुम्हें 1 रुपये भी नहीं मिलेगा। अरे रामू, मेहमान आए हैं, इनके लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतज़ाम करो। मुझे एक ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है। 2 घंटे बाद तक आऊँगी। मेहमानों की खातिरदारी अच्छे से करना। कहते हुए निर्मला जी अपना स्कूटर लेकर निकल पड़ी। वे दोनों हैरानी से स्कूटर पर जाती हुई अपनी माँ को देखते ही रह गए। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए प्रिया सिंह वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।